नमस्कार। आयुर्वेदी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और चिकित्सा की दृष्टि से भी और फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्रिया शारीर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज उसको हम कवर करेंगे और कवर करने के दौरान हम इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पीजी में आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो चिकित्सकीय उपयोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल्स के टॉपिक होते हैं और उनको हम अगर सही से कवर नहीं करते हैं तो आगे हमको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है? क्रियाकाल है। क्रियाकाल बहुत बेसिक टॉपिक है और क्रियाकाल में होता यह है कि हम इसको जनरली चिकित्सा का अवसर के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि क्रिया का एक पर्याय जो है वो चरक संहिता में चिकित्सा का भी बताया गया है। और चरक संहिता का प्रयोजन बताते समय जब आचार्य बताते हैं कि धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, तो धातु साम्य क्रिया चोक्ता, तो क्रिया शब्द जब वहाँ आता है तो क्रिया जो है यहाँ पे चिकित्सा का पर्याय के रूप में आता है। किस रूप में आता है? चिकित्सा के पर्याय के रूप में। यानी ऐसी कोई भी चेष्टा जहाँ दोषों को हम साम्यावस्था में लाने का प्रयास करते हैं वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ये जो दो शब्द हम देख रहे हैं यह किससे मिलकर बना हुआ है? क्रिया और काल। तो जब क्रिया का मतलब चिकित्सा है, क्रिया का एक अर्थ चिकित्सा है, हमने पर्याय के रूप में समझा, तो वहीं पर काल का अर्थ क्या होता है? अवसर या समय या मौका। अवसर यानी कि क्रिया काल का अर्थ यह है कि ऐसा अवसर जिसमें हम चिकित्सा कर पाए। तो ये चिकित्सा का जो अवसर है वो हम देखते हैं कि व्याधि की, जैसे मान लीजिए कोई व्याधि एक्यूट है तो उसकी चिकित्सा का प्रोटोकॉल अलग होता है, कोई क्रोनिक है तो उसकी चिकित्सा का प्रोटोकॉल अलग होता है, और अगर मान लीजिए कोई व्याधि ऐसी है कि बिल्कुल ठीक ही नहीं हो सकती तो उसकी भी साध्यता असाध्यता की प्रोग्नोसिस कैसे बनेगी वो हम क्रियाकाल के द्वारा, या व्याधि का कैसे कैसे उत्तरोत्तर स्टेज में हो जाता है उसको हम समझते हैं। तो क्रियाकाल को जो हम पढ़ते हैं आयुर्वेदिक संहिताओं और रेफरेंसेस में, यह दो तरह से आता है। तो पहला जो क्रियाकाल आता है वह आता है आपका ऋतु क्रियाकाल और दूसरा आता है व्याधि क्रियाकाल। ऋतु क्रियाकाल आचार्य चरक और आचार्य बागभट्ट का योगदान है, ये यूनिक कंट्रीब्यूशन है या मौलिक कंट्रीब्यूशन है। और जो व्याधि क्रियाकाल है वो आचार्य सुश्रुत का है। तो ये दोनों क्रियाकाल के अंतर्गत हम देखते हैं। तो जो आपका ऋतु क्रियाकाल होता है, ऋतु क्रियाकाल का मतलब इसमें हम दोषों की ही स्टेजेस को पढ़ने वाले हैं कि दोष कब बढ़ते हैं, कब घटते हैं, या कब उनकी व्याधि उत्पन्न करने लायक हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम ये समझते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भी अगर कुछ निदान का सेवन कर रहा है, भले वो व्याधिजनक नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ दोषों का संचय होता है और उसके बाद कुछ प्रकोप होते हैं और उसके बाद उसका प्रशमन हो जाता है। यानी वो एक पैथोजेनेसिस है या फिर एक संप्राप्ति चक्र है कि वो संचय से पहले संचय में जाता है, फिर प्रकोप में जाता है, फिर उसका शमन हो जाता है। यह संचय से प्रशमन की जो प्रक्रिया है जो आचार्य चरक और बागभट्ट ने बताई है वह क्या कहलाती है? ऋतु क्रियाकाल कहलाती है। अब ऋतु क्रियाकाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका हमारे व्याधि से कोई मतलब नहीं। व्याधि से कोई मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि आज जो 12 महीने होते हैं या 6 ऋतुएं जो होती हैं उसमें दोषों का संचय होता है कुछ माह में, जो भी आगे मैं बताऊंगा, कुछ माह में प्रकोप होता है और कुछ समय के बाद उसका प्रशमन हो जाता है। वैसे जो बेसिक क्रिया शरीर का कॉन्सेप्ट हमने लिया था बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा में, उसको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ एक बार चर्चा कर लेंगे। जैसे वात का संचय है, वात का प्रकोप है, वात का प्रशमन है, तो ये स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है और आप इसको बहुत अधिक अपना अवॉइड भी नहीं कर सकते। ये संचय प्रकोप प्रशमन दोषों का ऋतु अनुसार होता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे वयो अहरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य दिगा क्रमात् की श्लोक को हमने एक्सप्लेन किया था कि एक सामान्य अवस्था होती है जिसमें बालक में कफ की वृद्धि, युवा में पित्त की वृद्धि, और अवस्था जब वृद्धावस्था आती है तो वात की वृद्धि होती है। तो वही ऋतु क्रियाकाल कहलाता है जो आचार्य चरक और बागभट्ट ने दिया है। इसका व्याधि से कोई रिलेशन नहीं है और इसके लिए क्या बताया गया है, ये स्वास्थ्य रक्षणम वाले कॉन्सेप्ट है।
इसमें क्या होता है, हमको उसके प्रकोपावस्था में ही क्या करना है, हमके उसके विधान, उसकी चिकित्सा ले लेनी है। मतलब वात के लिए आप तेल का प्रयोग कर लेंगे या बस्तियां ले लेंगे, और पित्त के लिए आप घृत का या विरेचन का व्यवस्था कर लेंगे, और कफ के लिए वमन या आप जो है शहद का प्रयोग कर लेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट से क्या होगा, ये स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण वाला आपका प्रयोजन पूरा हो जाता है, जो कि ऋतुकाल कहलाता है। तो ऋतुकाल बताते समय उसमें व्याधि को इंटरलिंक करने की जरूरत नहीं है। व्याधि तो, अब ऋतु तो क्या है, ये पूरे 12 माह चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जब व्याधि की अवस्था क्या होगी, तो कोई चीज जैसे ही आपको चोट लगेगी वो संचय शुरू हो जाएगा, और लास्ट में जाकर के वो भेदावस्था में भी चला जा सकता है, जो अभी आगे हम भेद पढ़ेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक दिन में भी हो सकती है, घंटे में भी हो सकती है, एक मिनट में भी हो सकती है। तो इसको हम इससे रिलेट नहीं कर सकते। ये साल भर चलने वाली प्रक्रिया सामान्य है, फिजियोलॉजिकल है, प्राकृत है। ये जो व्याधि क्रियाकाल है, ये आपका जो विकार प्रशमन का जो कॉन्सेप्ट आता है उसको बताता है, वह व्याधि क्रियाकाल। तो दो चीज हम अंतर यहाँ समझ गए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे में आते हैं। सबसे पहले हम ऋतु क्रियाकाल देख लिए, तो उसमें हमने कुछ चर्चा कर ली है, फिर भी हम दोबारा चर्चा कर ले रहे हैं। क्या है, तो साल भर में चलने वाले, तो सबसे पहले 6 ऋतुएं आपको पता होनी चाहिए। 6 ऋतुएं हमारे पास कौन सी हैं? 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो जो श्लोक आता है वो क्या आता है? चय प्रकोप प्रशमन वायो ग्रीष्म आदिशु त्रिशु। अगर आपको 6 ऋतुएं क्लियर हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जो वात होता है वो कब संचय प्रकोप प्रशमन हो रहा है, उसका ग्रीष्म से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, वात का संचय। संचय किसका है? वात का। ये क्या है? प्रकोप है। किसका है? वात का। प्रशमन है, ये है वात का। इसका मतलब क्या है, वो खुद ही शांत हो जाएंगे इन 3 ऋतुओं में। ग्रीष्म में संचय होगा, वर्षा में प्रकोप होगा और शरद में प्रशमन हो जाएगा। तो दिया है वायो ग्रीष्मादिशु त्रिशु, ये खत्म हुआ। फिर आया वर्षादिशु ऋतु पित्तस्य। वर्षा से क्या होगा? पित्त का संचय शुरू होगा। तो ये आपका यहां पे आएगा संचय किसका है? पित्त का। फिर क्या है? प्रकोप। प्रकोप किसका होगा? पित्त का। फिर क्या होगा? प्रशमन। प्रशमन किसका होगा? पित्त का। तो वर्षा शरद हेमंत में क्या होगा? पित्त का संचय, पित्त का प्रकोप, पित्त का प्रशमन। फिर आता है श्लेष्मस्य शिशिरादिशु। श्लेष्म यानी कफ का। तो कफ का कैसे होगा? शिशिर से शुरू होगा, शिशिर बसंत ग्रीष्म। कफ का क्या है? संचय। संचय किसका? कफ का। प्रकोप किसका? कफ का। प्रशमन किसका? कफ। तो हम ये देखते हैं कि इस श्लोक के द्वारा हम ऋतु काल को समझते हैं, जो कि वर्ष भर और 6 ऋतुओं में, 6 ऋतुओं में प्राकृतिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, समय पर शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत के हिसाब से हम लोग वमन विरेचन बस्ती का प्रावधान कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऋतु क्रियाकाल जो है वह व्याधि की जो 6 क्रियाकाल भी मैं बताने वाला हूँ उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब इससे हम लोग आगे देखते हैं। अब क्रियाकाल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो लेक्चर हमारा आज का है जिसमें हमको कवर करना है उसको, तो वो क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए वो आया कहाँ है और किस परिप्रेक्ष्य में।
तो जो आपका आचार्य सुश्रुत ने दिया है क्रियाकाल को, सबसे पहले कहाँ दिया है? व्रण प्रश्नीय अध्याय में। यानी कि व्रण यानी वुंड की चिकित्सा या वुंड की पैथोजेनेसिस या संप्राप्ति को बताते हुए आचार्य ने क्या किया? 6 क्रियाकाल का वर्णन किया। 6 क्रियाकाल अभी हमने देख लिया क्या था? चिकित्सा का अवसर। यानी किसी भी व्याधि में हम लोगों को कुल 6 चिकित्सा का अवसर प्राप्त होता है, संचय में, प्रकोप में, प्रसर में, स्थान संश्रय में, व्यक्ति में और भेद में। तो हमें उन लक्षणों को पहचानना है। और ये 6 क्रियाकाल हैं। 6 क्रिया मतलब 6 स्टेजेज हैं। 6 स्टेजों में जैसे जैसे व्याधि आती जाएगी वो और बलवान होती जाएगी और चिकित्सा कठिन होती जाएगी। तो जितना जल्दी हम संचय अवस्था या प्रथम अवस्था या द्वितीय क्रियाकाल, तृतीय क्रियाकाल, चतुर्थ, पंचम, जितना हम लोग पहले उसको कवर कर लेंगे या उसको हम लोग पेशेंट अगर हमको जल्दी मिल जाएगा एक्यूट की अवस्था में तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और अगर लेट आएगा तो वह असाध्य हो सकता है। तो व्यक्ति या वैद्य को ये पहले पहचानना होगा कि व्याधि कोई भी आई है तो क्रियाकाल के किस स्टेज में, यानी किस तरह की चिकित्सा व्यवस्था हमको फॉलो करनी है, ये बेसिक है। अब देखो तो व्रण प्रश्नीय अध्याय है, तो जो चैप्टर दिया गया है वो व्रण को, वुंड को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। वो बाद में 1-2 श्लोक आएगा वहां आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या जनरल एप्लीकेबल है, ये हर विधि, हर प्रकार की व्याधियों में या हर रोग की पैथोजेनेसिस इस प्रकार से हो सकती है। तो इसमें हम पहले ये देखते हैं कि कहाँ संदर्भ है, सूत्र स्थान में, किस चैप्टर में, 21वें नंबर में। चैप्टर का नाम क्या है? व्रण प्रश्नीय अध्याय। श्लोक जो याद करना है वो कौन सा है, जो स्टेज को बताता है वो कौन सा है? संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रय व्यक्तिम भेदम च वेति दोषाणाम च भवेद भिषक। यानी कि व्याधि की कुल 6 अवस्थाएं होती हैं, 6 क्रियाकाल होते हैं। संचय अवस्था, प्रकोपावस्था, प्रसर अवस्था, स्थान संश्रय अवस्था, व्यक्ति अवस्था और भेद अवस्था। च वेति दोषाणाम च भवेद भिषक। जो इन स्टेजों को पहचानता है या जानता है वही वैद्य कहलाता है। ठीक, तो ये हमको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। आगे आता है सबसे पहला स्टेज संचय अवस्था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है ये? चिकित्सा का प्रथम अवसर है। चिकित्सा का जब प्रथम अवसर है तो ये हमको पहचानना होगा कि संचय अवस्था प्रथम अवसर के रूप में आता है। तो सबसे पहले दोषों का संचय होना है। तो दोषों के जो स्वनिदान होते हैं, जिनसे उनका वृद्धि होती है, वह क्या कहलाते हैं? आपके संचय अवस्था के कारण होते हैं। ठीक, तो कुछ उसमें लक्षण तो वात, दोष, पित्त, वात, पित्त, कफ, इन सबसे हम लक्षणों के द्वारा पहचानते हैं। तो जो वात के स्वनिदान होंगे, जैसे अति शीतल आहार लेना और अति रुक्षता होना, या फिर पित्त में बहुत ज़्यादा अम्लीय चीज़ें खाना और इस तरह की चीज़ें से, और कफ में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मधुर का सेवन करना। इससे क्या होगा? इनका संचय होगा। बाकी दोषानुसार जो भी आहार विहार रहते हैं उनका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या होगा? संचय अवस्था में आएगा। तो संचय अवस्था में होगा क्या? जो क्रिया का जो हम लोग वात, पित्त, कफ के स्वस्थान पढ़ चुके हैं, उन्हीं स्थानों में क्या होगा? सबसे पहले देखिए, चयो वृद्धि स्वधामने व प्रद्वेषु वृद्धि हेतु। तो क्या होगा? चय मतलब संचय, संचय होगा यानी वृद्धि होगी। कहाँ पे? स्वधामने व, स्वधाम में यानी कि स्वस्थान में। जैसे वात का स्थान, जैसे जनरल हम स्पेसिफिक तो हम लोगों ने पढ़ा है, जनरल हम क्या पढ़ते हैं? वात का स्थान क्या है? नाभि के नीचे है। और पित्त का स्थान कहाँ पढ़े? नाभि और हृदय के बीच में। और हृदय के ऊपर क्या है? कफ का स्थान है। तो इन स्थानों पे क्या होगा? इन दोषों का संचय होगा और उनकी वृद्धि होगी। अब आता है, अब वृद्धि होगी तो प्रथम साइन क्या मिलेगा? तो क्या होगा? विपरीत गुणेच्छा च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मान लीजिए आप कुछ मधुर चीजें ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 1 मिठाई का है, 2 मिठाई का है, 3 मिठाई का है, तो जब संचय होने लगेगा तो आपको एवर्जन होगा उससे, यानी वो चीज खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ये फर्स्ट साइन होता है कि आपके अंदर संचय उस दोष का हो रहा है। ठीक, जैसे मान लो कोई अम्लीय चीज खा रहे हो, तो बहुत खट्टी चीज कोई खा रहे हो, तो बहुत ज्यादा खाते खाते एक समय ऐसा लगेगा अब मुझे नहीं चाहिए। शुरुआत में आपने उसको लेना स्टार्ट किया था, बाद में क्या होगा? आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। जो दिक्कत होनी शुरू होगी यानी द्वेष जो होगा, उससे क्या होगा? विपरीत गुण इच्छा, यानी कि उसके विपरीत खाने की इच्छा होगी। जैसे शीतल, बहुत सारी चीजें लेते लेते एक समय आएगा नहीं अब शीतल चीजें कुछ नहीं चाहिए, उष्ण चीज की आवश्यकता है। ये जो विपरीत गुण इच्छा होती है संचय का लक्षण होता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आता है और ज्यादा स्पेसिफिक हम होंगे कि संचय में दोषों के अनुसार क्या हम समझेंगे। तो सबसे पहले आएगा
संचितानाम खलु दोषाणाम स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता ये किसके कारण होगा? वात दोष के कारण। वात दोष के कारण क्या होगी? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, यानी जो आपका पेट है या कोष्ठ है उसमें क्या होगा? भारीपन लगेगा और पूर्णता महसूस होगा। ये लगे कुछ खाए नहीं है फिर भी भरा भरा लगेगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? पित्त के कारण पीताभासता मंद उष्मता च। पित्त में क्या होगा? पीताभासता, आपके शरीर में, त्वचा में, आंखों में, ये सब क्या होगा? पीलापन दिखाई देगा। और साथ में क्या होगा? मंद उष्मता, अग्नि मांद, थोड़ी सी अग्नि आपकी क्या होगी? मंद हो जाएगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कफ के साथ नहीं लाना है, इसको पित्त के साथ ही रखना है। और पित्त का क्षय होना, यानी जब पित्त जब बहुत अधिक बढ़ेगा तो क्या होगा? अग्नि मांद की स्थिति तब होती है जब उसमें द्रव गुण बढ़ जाता है, तो उसके अंदर पाचन करने की क्षमता कम होने लगती है। तो याद रखिएगा। फिर आता है अंगानाम गौरवम आलस्यम, गौरव आलस्य। जब कफ बढ़ेगा यानी कफ का संचय जब होगा तो क्या होगा? गौरव और आलस्य होगा। विद्वेषम च इति लिंगानी, मतलब चय कारण, जो संचय का कारण जो भी होगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, उससे क्या होगा? द्वेष होगा, यानी विद्वेष होगा। एवर्जन जिसको बोलते हैं, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो ये क्या कहलाता है? आपका वात पित्त कफ के संचय होने के लक्षण हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम क्रिया काल। प्रथम मतलब फर्स्ट, क्रिया मतलब चिकित्सा, काल मतलब अवसर। तो पहला अवसर जब आप चिकित्सा दे सकते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका संचय अवस्था। ठीक, अब आगे चलें। फिर क्या आएगा? प्रकोपावस्था। प्रकोपावस्था क्या होता है? प्रकोपावस्था ऐसा होता है जिसमें हम बोलते हैं कोपस्तु उन्मार्गगामिता, यानी संचय होने के बाद क्या होता है? दोष क्या होते हैं? प्रकोप के लिए, यानी कि उन्मार्गी हो जाते हैं। अभी बाहर नहीं निकले हैं, अपने स्थान से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन क्या हो गए हैं? वो उन्मार्गी हो गए। तो उन्मार्गी को क्या बोलते हैं? कोपस्तु उन्मार्गगामिता लिंगा नाम दर्शनम स्वेशासाम स्वस्थम रोग संभव। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने स्थान से क्या हो जाएंगे? उन्मार्गी होने को तैयार हो जाएंगे। ठीक, जैसे कोई पात्र है, पात्र में मैं से मान लीजिए कि दूध है, दूध अपना अभी उबाल रहे हैं, अभी गिरा नहीं है। ठीक, पहले वो शांत था, संचय अवस्था में था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? निकल करके बाहर तली पे आ गया है, लेकिन अभी भी क्या हुआ है? बाहर नहीं निकला है, प्रसर नहीं हुआ है, उन्मार्गगामी हो रहा है। जब भी ये अपना स्थान छोड़ सकता है, पात्र को छोड़ सकता है। तो आगे हम क्या देखते हैं? तेसाम प्रकोप। अब लक्षण देखते हैं, उन्मार्गगामी होगा तो क्या लक्षण आएंगे? तेसाम प्रकोपम कोष्ठ तोद संरक्षण संचरणम। कोष्ठ तोद संचरणम, तोद मतलब कोष्ठ मतलब समझ गए, जो बात का स्थान होगा वही है। तोद मतलब क्या होगा? सुई चुभने जैसी पीड़ा हो। तो ये क्या कहलाता है? तोद। संचरणम मतलब उसमें गति परक हो जाना। तो कोष्ठ तोद संचरणम ये क्या है? वात का लक्षण, वात का लक्षण। फिर क्या आता है? अम्लिका पिपासा परिदाह। अम्लिका पिपासा परिदाह, ये किसका हो जाएगा? पित्त का लक्षण। यानी जब पित्त प्रकोपित होगा तो अम्लिका होगी, यानी खट्टी टकार वगैरह इस तरह से आना। पिपासा बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। और परिदाह, परिदाह मतलब शरीर में जलन होना, दाह कहीं उत्पन्न हो सकता है। अन्न द्वेष, अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेदश्च। अन्न द्वेष मतलब भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, तो वो किसके कारण होगी? कफ वृद्धि का ये साइन है। हृदय उत्क्लेदश, हृदय उत्क्लेदित होना, यानी कि नौजिया जैसा लगना, मिचली जैसा लगना। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? आपका तत्र द्वितीय क्रिया काल। तत्र द्वितीय क्रिया काल, ये क्या है? चिकित्सा का दूसरा अवसर है। कहाँ दिया हुआ है? सुश्रुत सूत्र 21-22-27। ये कौन सा चैप्टर है? व्रण प्रश्नीय अध्याय, याद रखना। फिर आते हैं, डल्हर ने टीका करते हुए क्या लिखा है? डल्हर टीकाकार ने सुश्रुत के कौन सी टीका लिखी है? निबंध संग्रह लिखी है। क्या लिखे कि प्रकोप का मतलब क्या होता है? विलयन रूप वृद्धि, ये टर्म याद रखिएगा।
विलयन रूप वृद्धि, यानी कि वृद्धि तो है लेकिन विलयन रूप में, मतलब बाहर आपको नहीं दिखाई देगा, वृद्धि हो रही है उसके अंदर, यानी प्रकोप, यही पात्र के अंदर ही है। ठीक, एक एग्जाम्पल और भी लोग लेके समझाते हैं, मैं आगे और बता दूंगा। ठीक है, फिर आता है प्रसर। प्रसर अवस्था का मतलब क्या है? अपने स्थान को त्याग देना। तो अपने स्थान को त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा? एव कुपिता नाम प्रसरता नाम वायो विमार्ग गमनम, वायो विमार्ग गमनम, वायो विमार्ग गमनम, वात प्रसर का लक्षण, वायो विमार्ग गमनम। तो विमार्ग मतलब जो उसका मार्ग है उससे अपोजिट हो जाए या इधर उधर दूसरे रास्तों में चले जाए तो क्या कहलाएगा? विमार्ग गमन कहलाएगा। आटोप, आटोप मतलब पेट का ही, कोष्ठ की ही व्याधि है जिसमें शब्द आने लगते हैं, गुड़गुड़ शब्द आने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? आटोप। ये होगा वात के कारण। पित्त के कारण होगा ओस चोस परिदाह। तो ओस का मतलब क्या होता है? वही जलन होना, और चोस का मतलब क्या है? सकिंग, ऐसा कुछ महसूस होना, कुछ खींच रहा है। परिदाह का मतलब क्या है? पूरे शरीर में दाह महसूस करना। और धूमायनम यानी धूमायन, जैसे जो उद्गार आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि धुआं निकल रहा है, ऐसा महसूस होना, धूमायनम पित्तस्य। और फिर ये हो गया आपका पित्त का। फिर आया अरोचक, अविपाक, अंग साध, छर्दी। ये चार लक्षण किसके हैं? अरोचक माने भोजन में रुचि नहीं होना, अविपाक का मतलब क्या हुआ? भोजन का सही से पाक नहीं होना, अंग साध का मतलब क्या है? अंगों में दर्द होना, और छर्दी मतलब वोमिटिंग। पिछले वाले में क्या था? नौजिया जैसा लग रहा है। तो क्या है? अरोचक, अविपाक, अंग साध, छर्दी, ये चारों लक्षण किसके हैं? कफ के, कफ प्रकोप के, अरे कफ प्रसर के लक्षण। ठीक, चैति श्लेष्माणाम लिंगानी भवन्ति तत्र तृतीय क्रिया काल, तृतीय क्रिया काल। यह तीसरा अवसर है जब आप चिकित्सा को, रोग दोष को पहचान करके आप चिकित्सा कर सकते। इधर बैठ जाओ, इधर वाला फैन चला लो। फिर देखो आगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये प्रसर जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? 15 प्रकार से बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रसर कितने प्रकार का होता है? 15 प्रकार का। तो ये प्रसर जो है 15 प्रकार के माध्यमों से हमारे शरीर में फैलता है। तो उसके लिए क्या है? सबसे पहले मतलब जिसकी वजह से ये 15 होता है हम कैसे बनाएंगे? पहले एक दोषज बनाएंगे, फिर द्वंद्वज बनाएंगे, फिर सन्निपातज बनाएंगे, और लास्ट में क्या होता है? चारों दोषों को एक साथ मिला लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे? जैसे हम पहले दो दोष देख लेते हैं, वात, पित्त, कफ और रक्त। तो एक सिंपल रीडिंग कर दे रहा हूं, फिर बताता हूं। एव दोषा कदाचित देश एक को द्विषा, यानी एक एक करके, द्विषा मतलब दो दो करके, और समस्ता यानी सबको मिलाकर। कैसा? सोड़ित सहिताम, यानी सुश्रुत जो है वह रक्त को भी दोष के रूप में गणना की एक जगह पे, बाद में वही खंडन भी किया है, लेकिन प्रथम जो है दोष को चतुर्थ दोष के रूप में किसने उपाधि दी है? सोड़ित को, आचार्य सुश्रुत ने। तो ये याद रखना है। वा अनेकधा प्रसरंती, कैसे? तद्यथा वात, पित्त, श्लेष्मा, यानी वात, पित्त और कफ एकल दोष वाले, ये चार बन गए, और रक्त भी इसी में आ जाएगा, एकल दोष यानी सोड़ित। फिर हम क्या करेंगे? द्वंद्वज बनाएंगे, यानी दो दोषों को लेके बनाएंगे। तो दो दोषों वाला क्या हो जाएगा आपका? वात पित्त, वात रक्त, कफ रक्त, वात रक्त, पित्त कफ, पित्त रक्त, ये बनेगा। ऊपर लिखा हुआ है वात पिते, वात श्लेष्मो, वात सोड़िते, पित्त सोड़िते, श्लेष्मा सोड़िते। फिर आता है आपका सन्निपात में जाएंगे। तो जब सन्निपात में जाएंगे तो तीन दोष लेंगे, और एक हमारे पास समस्त वाला क्या है? वह चतुर्दोष रक्त के साथ है। तो वात पित्त शोड़ितानि, वात श्लेष्म शोड़ितानि, पित्त श्लेष्म शोड़ितानि, वात पित्त कफा, वात पित्त कफ शोड़ितानि इति वे 15 प्रसरन्ति। यानी वात पित्त कफ ये सन्निपात और समस्त वाला है। वात पित्त कफ रक्त, कफ रक्त वात, और वात पित्त कफ और वात पित्त कफ रक्त, ये 15 प्रकार से मिलकर के दोषों का हमारे शरीर में संचरण होता है, यानी प्रसर की अवस्था जो है। तो ये हम देखते हैं। बाकी और एक एग्जाम्पल के रूप में आता है कि जैसे मान लीजिए हम फर्मेंटेशन को बताते हैं, तो फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में क्या रहता है कि कोई भी आप द्रव्य लेते हैं, उसको जो है
किण्वन वाले द्रव्य उसमें डाल देते हैं तो फर्मेंटेशन होकर के पहले क्या होता है, वो संचय में आता है। तो जब हम देखते हैं कि किण्वन पदार्थ कोई डाल देते हैं फर्मेंटेशन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जमा होता है और तब संचय अवस्था रहती है। जब वो वृद्धि करता है, विलयन रूप वृद्धि करता है, तो प्रकोप की अवस्था होती है। जब वो बाहर आके निकलने लगता है तो प्रसर की अवस्था होती है। एक एग्जाम्पल ये होता है जो शास्त्रीय है। बाकी दूध का भी एग्जाम्पल हम लोग की समझाते हैं कि संचय अवस्था में अंदर अंदर ही है, फिर प्रकोप अवस्था में बॉर्डर पे आ गया और प्रसर अवस्था में अपना स्थान छोड़ दिया। तो ठीक है, इसको पूरा काउंट करिएगा, ये इसी से याद हो जाएगा टेबल से। और वात पित्त कफ यहाँ पे क्या करिएगा, ये वात पित्त के साथ ये रक्त, ठीक। तो ये आपका सन्निपात हो जाएगा और वो आपका समदोषज हो जाएगा। तो आगे चलें। ठीक है, अब हम लोग को आगे देखना है जो एक साथ रिवीजन में हम समझ लेते हैं कि संचय प्रकोप प्रसर कैसे हुआ है, और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे, मतलब आगे के जो स्टेजेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं बेसिकली। तो बनते हैं क्वेश्चन, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। तो वात में संचय प्रकोप प्रसर में क्या अवस्था होगी, आपको या तो बाई श्लोक याद कर लीजिए या फिर बाई कोडिंग यहाँ से याद कर सकते हैं। तो वात में क्या होगा, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। संचय में प्रकोप में क्या होगा, कोष्ठ संरचना। पहले संचय हुआ, संचय होने से क्या हुआ, भारीपन हुआ, फिर वात उसमें गति पैदा करी तो क्या होने लगा, तोद होने लगा, यानी पीड़ा होने लगी। उसके बाद आया विमार्गमन हो गया, विमार्गमन हो गया, अपने मार्ग से दूसरे मार्ग को जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, आटोप, दूसरे मार्ग में जाएगा तो आटोप आएगा। आटोप का मतलब क्या होता है, गुड़गुड़ शब्द का होना, गुड़गुड़ शब्द होना, ठीक है, याद रखिएगा। पित्त के संचय में क्या आएगा, पीता और भासता, मंदोष्मता। मंदोष्मता आपको कफ के साथ नहीं ले जाना है, पित्त के साथ है, याद रखिएगा। किसी किसी पुस्तक में ऐसा दिया है कफ के साथ, तो उसको देख लीजिएगा, लेकिन हमें कहाँ पढ़ना है इसको, पित्त के संचय में पढ़ना है। फिर आते हैं अम्लिका पिपासा परिदाह, अम्लिका पिपासा परिदाह होना। उसके बाद प्रसर में क्या आएगा, ओस चोस परिदाह धूमायन। ओस चोस याद रखिएगा कहाँ आता है, पित्त का प्रसर अवस्था में आने वाला एक लक्षण है। उसके बाद आता है कफ में, कफ में गौरव होगा, आलस्य होगा, विद्वेष होगा। कब होगा, संचय अवस्था में। और अन्न द्वेष, अन्न से द्वेष होगा, और हृदयोत्क्लेश होगा। हृदयोत्क्लेश का मतलब क्या है, नौजिया होना, और अगले स्टेज में प्रसर में क्या हो जाएगा, छर्दी हो जाएगा। नौजिया से वोमिटिंग तक की जो प्रक्रिया है प्रकोप से प्रसर में आता है। और लक्षण क्या है, अरोचक, अविपाक और अंग साध। अंग अरोचक मतलब भोजन में रुचि न रह पाना, अविपाक मतलब अच्छे से पाक नहीं होना, और अंग साध का मतलब शरीर में पीड़ा होना, और छर्दी मतलब वोमिटिंग हो जाए। तो ये याद रखिएगा, एक साथ रहेगा तो याद रहेगा। अच्छा, जब वो अपने स्थान को छोड़ेंगे दूसरे स्थान पे जाएंगे, दूसरे स्थान पे जब जाएंगे मतलब क्या है, जो मुख्य स्थान है उसके अलावे जब अन्य स्थानों पे जाएंगे तो वहाँ दूसरे दोषों का मुख्य स्थान होगा। तो क्या होगा, वात कहाँ चला जाएगा, बढ़ करके पित्त के स्थान पे, पित्त कहाँ चला जाएगा, कफ के स्थान पे, और कफ कहाँ जाएगा, वापस वात के स्थान। तो ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो दोष एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, तो जो आगंतुक दोष है उसकी चिकित्सा होगी, या जो पहले जो दोष का स्थान है उसकी चिकित्सा करेंगे। इसके कंफ्यूजन होगा, इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने एक सिद्धांत बनाया है। वो सिद्धांत क्या है, तत्र वायु, वह वायु पित्त स्थान गतस्य पित्तवत प्रतिकारः। यानी कि जब वात बढ़ के पित्त के स्थान पे जाएगा तो वहां पे वातवत चिकित्सा न करके हम क्या करेंगे, पित्त का वत चिकित्सा करेंगे। यानी जो निज स्थान है उस स्थान की चिकित्सा करेंगे, वह अपने आप वात को शांत कर देगा। इसी तरह से पित्तस्य च वात स्थानस्य कफवत, पित्त बढ़कर अगर कफ के स्थान पे चला गया तो हम क्या करेंगे, कफ की चिकित्सा करेंगे, किसकी, पित्त की। यानी पित्त का हम चिकित्सा करने जा रहे हैं, लेकिन चिकित्सा क्या होगी, कफ स्थानगत चिकित्सा होगी, ठीक, क्योंकि कफ के स्थान पर आया है। फिर आया है कफस्य च वात स्थान गतस्य वातवत, यानी कफ जो वात के स्थान पे अगर चला आया तो वहां हम चिकित्सा कैसे करेंगे, वात के वातवत चिकित्सा करेंगे। एक सिद्धांत है ऐसा क्रिया विभाग कि अगर दोष प्रसर होकर के अपने स्थान को त्याग देंगे और दूसरे स्थान पर चले गए
दूसरे के दोष पे स्थान पे चले गए, तो वहां पे क्या होगा, जिसका स्थान है उसकी प्रधानता रहेगी और हम उसकी चिकित्सा करेंगे, वो अपने आप वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे आता है स्थान संश्रय, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसा 3 वो इंपॉर्टेंट था लक्षणों के लिए, यहाँ पे कुछ प्रक्रिया चलती, कुछ प्रोसेस चलता है, उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। तो चतुर्थ क्रियाकाल ये कहलाता है स्थान है। अतः ऊर्ध्वस्थान संश्रयम वंचामः एव प्रकोपितम तास्थानम शरीर प्रदेश आगम्य तास्थान व्याधि जनयति। यानी प्रसर करके जिस स्थान पे वो पहुंचेंगे, तो मतलब गतिमान हो गए, और जिस स्थान पे पहुंचेंगे अगर वहां पे उनके लायक मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया, तो वहीं पर रुक करके उन अंगों में क्या करेंगे, तास्थान व्याधि जन्यति, वहां पे व्याधि को उत्पन्न करेंगे। ठीक, तो कहने में जैसे ट्यूबरकल का बैक्टीरिया है, वो अपना आया नोच के रास्ते आपको लंग्स में पहुंचेगा, जब लंग्स में पहुंचेगा तो उसका स्थान है पल्मोनरी टीबी, वहां वो काज करेगा, वो वहां पे उसका स्थान है। ठीक, नाक में नहीं करेगा। तो गति होकर के शरीर में भले वो कहीं पहुंचे, लेकिन जहां उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा वो वहां पे व्याधि उत्पन्न करेगा। टाइफाइड का आपके हाथों में आके डिजीज काज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पहुंचेंगे दोष या उसके फैक्टर, खैर ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं ताकि इजी समझ में आ जाए। बाकी पैथोजेनेसिस प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, किसी भी व्याधि को लेकर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी व्याधि को। आगे देखते हैं प्रसिद्धता, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्र पूर्व रूप गतेषु, तत्र पूर्व रूप गतेषु, यानी कि जहां पर पूर्व रूप व्याधि के, अभी तो आप क्या कह रहे थे, लक्षण दोषों के लक्षण जा रहे थे, अभी व्याधि का नामकरण करना मुश्किल था। अब क्या है, हम व्याधि का नामकरण करने वाले हैं, उसके पहले की अवस्था जो होती है पूर्व रूप होती है। तो जो पूर्व रूप होता है वो कब आता है, आपका चतुर्थ क्रिया काल में आता है। तो पूर्व रूप में पहला चीज आपको जो याद रखना है मतलब स्थान संश्रय में, वह क्या है, पूर्व रूप। पूर्व रूप कहाँ मिलता है, चतुर्थ क्रिया काल में। एक वर्ड याद रखिएगा, फिर आगे देखिए। प्रसिद्धा नाम पुनः दिशाणाम स्रोतो वैगुड्यम अत्र संज्ञ च स्थान संश्रयम। एक और शब्द आ गया स्रोतस में विगुड़ता, यानी स्रोतस वैगुण्यता, वो कहाँ मिलेगा, वो भी मिलता है कहाँ पे, चतुर्थ क्रिया काल में। इसको हम क्या बोलते हैं, स्रोतो वैगुण्य। ठीक, ये शब्द याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। स्थान संश्रयम इति दोषः दूषस्य संग्रह, चक्रपाणी का टीका है। क्या बोलते हैं, स्थान संश्रय में दोष दूष संश्रय होता है, यानी कि दोष दूष सम्मूर्छना, डीडीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। वहीं पे क्या मिलता है, एक शब्द ख वैगुड़ी, स्रोतो वैगुड़ी, या फिर इसी को आप ख वैगुड़ी लिख दीजिए। ख वैगुड़्य, हाँ मतलब खाली स्थान, तो ये क्या कहलाएगा, ख कहलाएगा इसके लिए। ठीक, और ये पूरा क्या है, स्रोतस कहलाएगा। लास्ट एग्जांपल से हम समझे अगर तो। तीसरे नंबर पे आप क्या मिलेगा, यहाँ पे डीडीएस मिलता है, डीडीएस यानी दोष दूष्य सम्मूर्छना। तो स्थान संश्रय में ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन है पीजी के क्वेश्चन है। ये स्थान संश्रय में क्या क्या मिलता है, पूर्व रूप, स्रोतो वैगुण्य, खय वैगुण्य कहाँ है, चतुर्थ क्रिया काल में है, और दो दूष सम्मूर्छना कहाँ मिलती है, वो भी चतुर्थ क्रिया काल। तो ये याद रखिएगा। फिर एक श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या, जब ये दोष हमारे शरीर में, चूंकि स्थान क्या हुआ था कि दोष प्रकुपित होकर के फिर प्रसर में अवस्था में आ गए थे, हमारे शरीर में मूवमेंट कर रहे थे। तो मूवमेंट कर रहे तो क्या हो रहा था, कुपिता नामी दोषाणाम शरीरम परिधावन, परिधावन मतलब दौड़ना चलना। दोष हमारे शरीर में क्या हो गए थे, चलायमान हो गए, अपना स्थान छोड़ चुके थे, छोड़ करके वो घूम रहे थे। यत्र संग ख वैगुण्य, संग मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं रुक जाना। जहां उनको संग मिलता है, यत्र संग ख वैगुण्य, जहां कहीं ख उनको मिल जाएगा, यानी उनके लायक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, वहां पे क्या होगा, व्याधि तत्र उपजायते, तत्र मतलब वहीं पर, व्याधि मतलब डिजीज, उपजायते मतलब उत्पन्न हो। तो
दोष कुपित होकर के पूरे शरीर में घूमते रहते हैं और जहां पे उनको संग ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा वहां ख व गुड़ प्राप्त हो जाएगा, वहीं पर सोतो व गुड़ के द्वारा वो क्या करेंगे, व्याधि को उत्पन्न करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखिएगा, फेमस श्लोक है। अगर आप विद्यार्थी आयुर्वेद के हैं तो आपको याद होगा। ठीक है, फिर आगे चलें। आगे आता है व्यक्त। तो अभी तक तो नॉर्मली चल रहा था, तो हमें लगता था कि दोषों के बारे में हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये व्रण प्रश्नीय अध्याय से ही लिया गया है। क्योंकि अब लास्ट में जब व्यक्त अवस्था आती है, चूंकि व्रण को बता रहे थे, वुंड को बता रहे थे, तो उसी को व्यक्त अवस्था में वो बताते हैं। तो व्यक्त अवस्था में क्या बताते हैं, अतः ऊर्ध्वम व्याधे दर्शनम वच्छायाम। अब व्यक्त हो गया, पहले क्या था, पूर्व रूप में था, अब रूप में आ गया। अब व्याधिकरण का आप नामकरण कर सकते हैं, व्याधि का नाम दे सकते हैं। तो क्या होगा, सोफ अर्बुद ग्रंथि विद्रधि विसर्प भेदिता नाम, यानी वो कई नाम उसको आप दे सकते हैं, जैसा वुंड की पैथोजेनेसिस बनेगी। वो सोफ भी हो सकता है, अर्बुद भी हो, अर्बुद मतलब ट्यूमर, सोफ मतलब नॉर्मल स्वेलिंग, ग्रंथि हो गया, विद्रधि हो गया, एब्सिस बन गया, विसर्प बन गया, तो हर्पीज टाइप का इस तरह का वुंड वो क्या होगा, व्यक्त हो जाएगा। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, पहले लग रहा था कि वो कुछ है, बन रहा है, स्वेलिंग है, यानी व्रण की अवस्था को समझाते हुए जो सुश्रुत बता रहे हैं उसके अनुसार। बाकी किसी भी व्याधि में जब प्रकट हो जाएगा, किसी भी व्याधि में प्रकट हो जाए, वुंड की एक एग्जाम्पल है क्योंकि सुश्रुत ने बताया था, तो इस वजह से यहाँ पे उसका व्यक्तावस्था में ये नाम लिखा हुआ है। बाकी कोई भी ज्वर अपने में, जैसे टाइफाइड अपने व्यक्त रूप में दिखाई देने लगे तो टाइफाइड ही कहोगे उसको, मलेरिया जो कंफर्म हो जाए तो मलेरिया ही कहेंगे। तो कहने का मतलब है हम उसको अब नाम दे सकते हैं, सिंपल नहीं ज्वर आ रहा है, थकावट हो रही है, ये सब पीछे की अवस्था थी, अब सीधे बोलेंगे आपको टाइफाइड है। ठीक, प्रव्यक्त लक्षण, प्रव्यक्त मतलब अपने आप को व्यक्त कर दिया उसने, अभी दोषों से पहचानने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम्पल में ज्वर अतिसार प्रभृता नाम तत्र पंचम, जैसे ज्वर में संताप होगा, अतिसार में क्या होगा, अति सरल होगा, डिहाइड्रेशन मतलब डायरिया टाइप का होगा। तो कहने मतलब अपने आप को प्रव्यक्त कर दे। ये वुंड के संदर्भ में हो गया, ये अन्य सामान्य व्याधियों के संदर्भ में हो गया। यह हमारा क्या है, तत्र पंचम क्रियाकाल, ये पांचवा क्रिया काल है। इसी पे एक बहुत बढ़िया कोटेशन आता है, देख लीजिए, जैसे वहां पूर्व रूप लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे आया व्याधि प्रवक्तम रूपम व्यक्ति, यानी व्यक्त हो क्या होता है, जब व्याधि प्रवक्त हो जाती है, दिखाई देने लगती है, यानी अपने पूर्व रूप में या संपूर्ण लक्षणों के साथ आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्त अवस्था काल। और चिकित्सा का यह क्या है, पंचम अवसर है, पांचवा अवसर है। ठीक है, आगे चले। आगे आते हैं भेद। अब भेद में क्या होता है, व्याधि की मतलब पंचम में भी चिकित्सा नहीं हो पाई तो व्याधि क्या हो जाएगा, क्रोनिक हो जाएगी। क्रोनिक होने का मतलब क्या है, तो अतः ऊर्ध्वम एते एसाम अवदीर्णाना, अवदीर्णाना मतलब वुंड फट गया, वुंड ओपन हो गया। फिर क्या हो गया, व्रण भाव पन्ना नाम षष्टम क्रिया काला अवदीर्णम, अवदीर्णम मतलब फट गया, मतलब उसका जो प्रॉपर जो है उसको समन नहीं हो पाया, अब अपने भेद अवस्था में आ गया। तो उसमें क्या होगा, ज्वर अतिसार आदि प्रवृत्ति नाम दीर्घ काल अनुबंधी, मतलब क्रोनिक हो गया, बहुत पुराना व्याधि हो गया। ठीक, इसमें क्या होगा, तत्व प्रतिक्रिया मारे अमसाह व्याधा उपसंति, तो क्या होता है, साध्यता इसकी क्या होती है, सही नहीं रहती है, चिकित्सा जो होती है कठिन या असाध्य हम समझते हैं, या क्रोनिक समझ लीजिए। तो ये स्टेजेज हैं व्याधियों की, याद रखिएगा। भेद हो जाता है, ओदिडम हो जाता है वुंड में, तो ये हो गया छठा आपका। फिर आता है आखिर क्रियाकाल, हमने पढ़ा, बाकी इसका बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा, क्रियाकाल का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर भी इन दो श्लोकों के द्वारा आप समझ जाएंगे। पहला आता है सुश्रुत का कोटेशन है, उसमें वो क्या बोलते हैं, प्रथम सुश्रुत पे चक्रपाणी की टीका है, भानुमति टीका है, वो याद रखिएगा। सुश्रुत पे किसने लिखी है, आचार्य चक्रपाणी ने। वो क्या लिखते हैं, प्रथमम क्रियाकाला इति आद्य चिकित्सा काल, जो प्रथम क्रियाकाल होती है यानी संचय अवस्था होती है, वह प्रथम चिकित्सा होती है। अगर हम उसी समय व्याधि को संचय अवस्था में ही अगर हम ठीक करने का प्रयास करें, या रोगी उन लक्षणों को पहचाने, उसके विपरीत गुणेच्छा जो हो रही है उनका सेवन करे, तो क्या होगा, वो प्रथम क्रियाकाल में ही व्याधि क्योर हो जाएगी, एक्यूट होगी,
ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आहार विहार से ही कंट्रोल हो सकती है, किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता शायद न पड़े। उसी को महत्व को बताते हुए बोलते हैं संचय अपहृता दोषा लभन्ते ना उत्तरा गति, ते तु उत्तराशु गतिषु भवन्ति बलवंतरा। संचय अपहृता दोषा यानी दोषों को संचय अवस्था में ही हमको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, लभन्ते न उत्तरागत। उत्तर मतलब क्या होता है, आगे, आगे, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब आगे। यहाँ उत्तर दिशा के लिए नहीं, मतलब अगले स्टेज में चला जाएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। क्यों लाभ नहीं होगा, लाभ इसलिए नहीं होगा, ते तु उत्तराशु गतिषु, जैसे जैसे वो अगले स्टेज में जाएगा, संचय से प्रकोप, प्रकोप से प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तम भेद, वैसे वैसे क्या होगा, भवंति बलवंतरा, क्या हो जाएगा, वो बहुत मजबूत होता जाएगा, यानी बलवान होता जाएगा, व्याधि आपकी असाध्य होती चली जाएगी। तो ये क्रिया काल का महत्व है, इसको याद रखिएगा। और बाकी आपको जो है ये लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए ताकि इसमें सुधार सकें हम लोग। और एक चीज़ और है, ये सब फ्री क्लासेस हैं, इसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। ठीक है, थैंक यू।